नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश कुमार गुरावा आज आपका अपने YouTube चैनल मुकेश गुरावा जीके एंड हिंदी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पूर्व हमने कुछ वीडियो डाले हैं। उन वीडियो को आप लोगों का भरपूर प्यार मिला है और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी हम जो वीडियो डाल रहे हैं आप इसी प्रकार से उन पर अपना प्रेम बरसाएंगे। तो दोस्तों, इससे पूर्व मैंने जो टॉपिक डाला था वो था संज्ञा का पार्ट 1 मैंने डाला था। अब इसके बाद में आज मैं डालने जा रहा हूँ पार्ट 2। इस पार्ट 2 के अंदर हम कुछ प्रश्नोत्तरों को भी देखेंगे कि संज्ञा से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों के बारे में भी कुछ विस्तार से चर्चा करेंगे और आज हम पार्ट 2 के बारे में थोड़ा विस्तार से देखते हैं। तो आप ध्यान लगा के देखिएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है वो आप लोगों को समझ में आ रही है। यदि मेरे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है वो यदि आपके समझ में आ रही है तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें। अब हम लेते हैं संज्ञा का कल पार्ट 1 था, आज देखेंगे पार्ट 2। तो देखिए, अपन लेते हैं संज्ञा को। कल कुछ संज्ञा देख चुके थे, उसके बाद में संज्ञा का आगे विस्तार करते हैं। देखिए, संज्ञा की बात चल रही थी, अब बात आती है कुछ नियमों की बात चल रही थी कि जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए ममता शब्द आ गया, एकता आ गया, ममता है, एकता है। इन शब्दों में दोस्तों संज्ञा कौन सी है? तो ममता में क्या होता है, ममता है, एकता है, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा भी होती है और भाववाचक संज्ञा भी होती है। इनमें दोनों प्रकार की संज्ञाएं हैं दोस्तों। तो ये वहाँ स्थिति देखनी पड़ती है कि कौन सी स्थिति में कौन सी संज्ञा होगी। तो देखिए, इनके बारे में एक विशेष कुछ नियम है, वो नियम मैं आपको बता देता हूँ कि ममता शब्द है, एकता शब्द है, यदि ये शब्द किसी स्त्री विशेष को प्रकट करे तो वहाँ पर तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, और यदि स्त्री विशेष को प्रकट ना करे और किसी भाव को प्रकट करे तो वहाँ पर दोस्तों इसमें भाववाचक संज्ञा मानी जाती है। तो मैं ये नियम है, कुछ विशेष बात है, तो मैं आपके सामने इसको लिख देता हूँ ताकि आप इसको चाहे तो नोट कर सकें और या इसको याद रख सकें। तो मैं लिख रहा हूँ, नोट लगा के लिख रहे हैं दोस्तों, कल से आगे लिख रहे हैं, हमें आगे लिख रहे हैं नोट। संज्ञा के अंदर नोट लिख रहे हैं और नोट में बता रहे हैं ममता, एकता, ममता, एकता, जैसे ममता, एकता जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, ममता, एकता जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें व्यक्तिवाचक व भाववाचक होते हैं, जिनमें व्यक्तिवाचक व भाववाचक, व्यक्तिवाचक व भाववाचक दोनों प्रकार की संज्ञाएं हो सकती है। दोनों प्रकार की संज्ञाएं हो सकती है। ममता और एकता जैसे शब्द ऐसे होते हैं कि इनमें दोनों प्रकार की संज्ञाएं हो सकती हैं। दोनों प्रकार की कौन सी दोस्तों? इसमें व्यक्तिवाचक भी हो सकती है और इसमें भाववाचक भी हो सकती है। यदि ऐसे शब्द ममता और एकता जैसे शब्दों की बात चल रही है, यदि ऐसे शब्द एक स्त्री विशेष के नाम को प्रकट करें, ऐसे शब्द एक
स्त्री विशेष, एक स्त्री विशेष के नाम को प्रकट करें, एक स्त्री विशेष के नाम को प्रकट करें, नाम को प्रकट करे तो वहाँ, स्त्री विशेष के नाम को प्रकट करे तो वहाँ व्यक्तिवाचक, तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। अगर ममता और एकता जैसे शब्द है और वह किसी स्त्री विशेष के नाम को प्रकट करते हैं तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। एम अपने भाव, और यदि भाव प्रकट करे, और यदि भाव प्रकट करे, और यदि भाव प्रकट करे तो वहाँ भाववाचक संज्ञा मानी जाती है, तो वहाँ भाववाचक संज्ञा मानी जाती है। हमने क्या बताया दोस्तों आपको? हमने बताया ममता, एकता जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें व्यक्तिवाचक व भाववाचक दोनों प्रकार की संज्ञाएं हो सकती है। यदि ऐसे शब्द एक स्त्री विशेष के नाम को प्रकट करें तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है, और यदि भाव को प्रकट करें तो वहाँ भाववाचक संज्ञा मानी जाती है। मूलतः ये शब्द, मूलतः कौन से शब्दों की बात चल रही है? मूलतः ममता, एकता जैसे शब्द ये भाववाचक संज्ञा शब्द माने जाते हैं, भाववाचक संज्ञा शब्द माने जाते हैं, भाववाचक संज्ञा शब्द माने जाते हैं। हम लिखा मूलतः ये शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द होते हैं। कौन से शब्द? ममता और एकता जैसे शब्दों की बात चल रही है। ममता और एकता जैसे शब्द मूल रूप से तो भाववाचक होते हैं, लेकिन यदि ये किसी स्त्री विशेष के नाम को प्रकट करें तो वहाँ पर इनमें दोस्तों संज्ञा कौन सी होगी? स्त्री विशेष का नाम प्रकट करे, एक व्यक्ति विशेष का नाम प्रकट कर दिया, इसलिए इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। अब देखिए कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करते हैं आपको। तो उदाहरण अपने पास में कुछ प्रश्न हम आपको देते हैं, उन प्रश्नों के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास में प्रश्न आ गया, प्रश्न नंबर 1 अपने पास आ गया दोस्तों, प्रश्न आ गया, प्रश्न नंबर 1 आ गया, पहला प्रश्न आ गया। और पहला प्रश्न क्या आया? पहला प्रश्न आपके पास में दोस्तों आ गया कि ममता या एकता शब्द में संज्ञा है। प्रश्न आ गया ममता या एकता शब्द में, ममता या एकता शब्द में संज्ञा है। ममता या एकता शब्द में संज्ञा है। अब संज्ञा कौन सी है? नंबर ए व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, 2 नंबर पर है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। 3 नंबर का ऑप्शन आ गया भाववाचक, और 4 नंबर का आ गया कोई नहीं, कोई नहीं। कंपटीशन की परीक्षाएं जो होती है उनमें इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। परिभाषा तो लिखवाई नहीं जाती, यहाँ पर एवं वाले प्रश्न या ABCD वाले प्रश्न आते हैं। 4 ऑप्शन में से आपको एक का चयन करना होता है दोस्तों। तो इसमें देखिए ममता या एकता शब्द में संज्ञा है। ममता में, एकता शब्द में मूल रूप से इनमें कौन सी संज्ञा मानी जाती है दोस्तों? हमने नीचे लिखा है मूलतः ये शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द माने जाते हैं। तो मूल रूप से तो इनमें कौन सी संज्ञा होगी? मूल रूप से इनके अंदर भाववाचक संज्ञा मानी जाएगी। तो कौन सी संज्ञा हुई इनमें? भाववाचक, क्योंकि ममता और एकता के भाव हैं, इसलिए इनमें भाववाचक संज्ञा मानी जाएगी। इसके बाद में अगला प्रश्न और आता है, और वो प्रश्न है प्रश्न नंबर 2।
प्रश्न नंबर 2, मैंने प्रश्न लिखा कि ममता या एकता, दोनों में कोई सी मान लो, ममता या एकता 12वीं कक्षा में पढ़ती है, 12वीं कक्षा में पढ़ती है, 12वीं कक्षा में पढ़ती है, में रेखांकित पद में रेखांकित पद में संज्ञा बताइए, में रेखांकित पद में संज्ञा बताइए। इसमें जो रेखांकित पद है, हमने रेखांकित कहाँ किया है दोस्तों? रेखांकित किया हमने कहाँ? ममता और एकता को। आपको बताना यह है कि ममता और एकता में कौन सी संज्ञा होगी। तो देखिए यहाँ पर ममता या एकता 12वीं कक्षा में पढ़ती है, तो ये ममता और एकता है, ये किसी स्त्री विशेष के नाम को प्रकट कर रहे हैं। और जहाँ पर स्त्री विशेष के नाम को प्रकट करे, जो शब्द स्त्री विशेष के नाम को प्रकट कर रहे हैं, उनमें दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। इसलिए यहाँ पर पहले अपन ऑप्शन देते हैं, वही ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, और दूसरा जातिवाचक, और तीसरा भाववाचक, और चौथा है कोई नहीं। इनमें से देखिए ममता एकता, तो इनमें कौन सा आ गया अपने पास? आ गया दोस्तों, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाएगी, क्योंकि ये किसी स्त्री विशेष के नाम को प्रकट कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम कुछ प्रश्नों को और लेते हैं, और आपके अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न आपके सामने और आ रहे हैं। उन प्रश्नों से आपका अच्छी तरह से अभ्यास हो जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनमें आपका संज्ञा से कोई भी प्रश्न है वो गलत नहीं होगा। तो अगला प्रश्न अपने पास में तीसरा प्रश्न आता है कि अनेकता में एकता होती है। प्रश्न नंबर 3, तीसरा प्रश्न क्या है? अनेकता में एकता होती है, अनेकता में एकता होती है। हमने क्या लिखा दोस्तों? हमने लिखा अनेकता में एकता होती है, या इसमें रेखांकित शब्द में संज्ञा बताइए। इसमें रेखांकित शब्द में संज्ञा बताओ, रेखांकित शब्द में संज्ञा बताइए। रेखांकित है यह एकता। अब यहाँ बताना है कि एकता में कौन सी संज्ञा है। वही 4 नाम लिख रहा हूँ। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या इसमें जातिवाचक है, या इसमें भाववाचक है, या इसमें कोई नहीं, या इसमें कोई नहीं। देखिए दोस्तों, हमने लिखा है कि अनेकता में एकता होती है, रेखांकित शब्द में संज्ञा बताइए। अनेकता में एकता होती है, इसमें कौन सी संज्ञा होगी? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एकता जो शब्द है वो एकता यहाँ पर व्यक्तिवाचक नहीं है, किसी स्त्री विशेष का नाम नहीं है। यहाँ पर ये भाव को प्रकट कर रहा है। अनेकता में एकता होती है, एकता का भाव है दोस्तों, तो भाव होने के कारण इसमें भाववाचक संज्ञा मानी जाएगी। इसी प्रकार के कुछ और उदाहरण लेते हैं, जैसे मेरी बहन एकता एक अध्यापक है। मैंने एक और उदाहरण लिया, प्रश्न नंबर 4 लिया, मेरी बहन एकता या ममता, मान लो एकता या ममता, एकता, मेरी बहन एकता एक चिकित्सक है, ये मान लो चिकित्सक है, चिकित्सक है। मेरी बहन एकता या ममता चिकित्सक है। अब यहाँ पर संज्ञा कौन सी होगी दोस्तों? यहाँ पर देखिए ए वही व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, और सी
भाववाचक, और डी अपने पास में आ गया कोई नहीं। अब देखिए दोस्तों, आप इसमें देख के बताइए कि इसमें संज्ञा कौन सी हो सकती है। मेरी बहन एकता ममता एक चिकित्सक है, तो ममता और एकता ये क्या है, ये किसी स्त्री विशेष के नाम को प्रकट कर रही है, और स्त्री विशेष के नाम को प्रकट करने के कारण दोस्तों यहाँ पर संज्ञा कौन सी होगी, यहाँ पर संज्ञा हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पर संज्ञा कौन सी हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब दोस्तों कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिनमें विशेषण से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जाते हैं। तो देखिए विशेषण से भाववाचक संज्ञा शब्द कैसे बनते हैं, ये भी हम आपको कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझाते हैं। कुछ उदाहरण, और उदाहरणों के माध्यम से ये बात भी समझाने का प्रयास करते हैं। हम अभी तक संज्ञा ही पढ़ रहे हैं, इसमें है विशेषण से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना। विशेषण से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना। विशेषण से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना किस प्रकार से विशेषण से हम भाववाचक संज्ञा शब्द बना सकते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए अपने पास आ गया, इधर तो है विशेषण शब्द, क्या है, विशेषण शब्द आ गया, ठीक है, ये तो हो गया अपने पास में विशेषण शब्द। उसके बाद में ये प्रत्यय हो गया, और ये भाववाचक संज्ञा शब्द हो गया, भाववाचक संज्ञा शब्द, भाववाचक संज्ञा शब्द। अब हम दोस्तों इनके बनाते हैं, कुछ शब्दों को बनाते हैं। विशेषण शब्द लेते हैं। विशेषण शब्द जैसे मान लीजिए आ गया अच्छा, क्या आ गया, अच्छा आ गया, अच्छा। अच्छा में दोस्तों हमने प्रत्यय जोड़ दिया आई, क्या जोड़ दिया, आई। अच्छा में आई प्रत्यय जुड़ गया, अच्छा में आई प्रत्यय जुड़ने से शब्द बन गया अच्छाई। क्या बन गया दोस्तों, अच्छाई। जो अच्छाई शब्द है वो भाववाचक संज्ञा शब्द है, जबकि ये विशेषण शब्द था अच्छा, हमने प्रत्यय जोड़ दिया आई और भाववाचक संज्ञा शब्द बन गया अच्छाई। प्रत्यय किसी भी शब्द के बाद में जुड़ते हैं और उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ते हैं। और देखिए सुंदर प्रत्यय जोड़ दिया, ये शब्द बन गया सौंदर्य, शब्द बन गया सौंदर्य। ऐसे ही एक और है, मान लीजिए मधुर, प्रत्यय जोड़ दिया ता और शब्द बन गया मधुरता, क्या बन गया, मधुरता। इस प्रकार से दोस्तों अब है जो क्रिया से भाववाचक संज्ञा शब्द भी बनते हैं, तो मैं कुछ लिखता हूँ क्रिया से भाववाचक संज्ञा शब्द कौन कौन से बनते हैं। हम उनकी बात कर लेते हैं कि क्रिया से भाववाचक संज्ञा शब्द कौन कौन से बन रहे हैं। तो अब हम बनाएंगे क्रिया से भाववाचक संज्ञा शब्द। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्रिया से भाववाचक संज्ञा शब्द, क्रिया से भाववाचक संज्ञा शब्द। क्रिया से भाववाचक संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं, तो देखिए वही कंडीशन होगी। इधर तो मैं लिख दूंगा क्रिया, इधर तो क्रिया आ जाएगी, उधर प्रत्यय लिख देंगे, क्रिया लिख दिया, प्रत्यय लिख दिया, और फिर इधर क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा भाववाचक संज्ञा शब्द, भाववाचक संज्ञा शब्द। ये बन गया भाववाचक संज्ञा शब्द। अब देखिए दोस्तों अपने सामने जैसे क्रिया आ गई चढ़ना, क्रिया आ गई चढ़ना, चढ़ना क्रिया है। अब चढ़ना क्रिया का हमने क्या करा, यहाँ प्रत्यय लगा दिया आव, आव प्रत्यय लगा दिया, या मान लीजिए आवा लगा दिया, या आई लगा दिया, ये कोई सा प्रत्यय लगा सकते हैं। अब ये प्रत्यय लगाएंगे क्या बन जाएगा, चढ़ना में आव जोड़ा, शब्द बन गया चढ़ाव, और आवा प्रत्यय जोड़ा, शब्द बन गया चढ़ावा, और आई प्रत्यय जोड़ा, शब्द बन गया चढ़ाई, चढ़ाई।
ये शब्द क्या है? ये भाववाचक संज्ञा शब्द है। चढ़ाव, चढ़ावा, चढ़ाई, ये सभी क्या है दोस्तों? ये सभी भाववाचक संज्ञा शब्द माने जाते हैं। ऐसे ही हम कुछ और उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए मिलना। मिलना लिखा हमने, मिलना क्रिया है। अब मिलना में हमने देखा आवट या आप, ये प्रत्यय जोड़ा, आवट या आप प्रत्यय जोड़ दिया। भाववाचक संज्ञा शब्द अपने पास में क्या बना? अपने पास बन गया मिलावट। क्या बन गया? मिलावट और मिलाप। मिलावट और मिलाप, ये क्या है? ये दोनों ही भाववाचक संज्ञा शब्द माने जाते हैं। एक शब्द है खेल। तो खेल शब्द में दोस्तों क्या है? जो खेल शब्द है, खेल शब्द में जातिवाचक और भाववाचक दोनों संज्ञाएं मानी जाती है। अब देखो, खेल शब्द में जातिवाचक तो कहाँ होगी और भाववाचक कहाँ होगी? तो देखो, जातिवाचक तो वहाँ होगी खेल शब्द के अंदर जहाँ पर वो एक जाति विशेष को प्रकट करे, अर्थात खेलों के नाम को प्रकट करे। जहाँ पर खेलों के नाम को प्रकट किया जाएगा वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। और यदि खेलने के तरीके को बताया जाएगा तो खेलने के तरीकों को जहाँ बताया जाएगा वहाँ पर दोस्तों भाववाचक संज्ञा मानी जाती है। इसको मैं आपको लिखवा देता हूँ ताकि आपके ये प्रश्न भी गलत ना हो। खेल शब्द कई बार पूछा जाता है, इसलिए इसको मैं लिख देता हूँ नोट लगा करके, और आप इसको ध्यान से देख लेना। अपने पास में एक शब्द है खेल, तो खेल शब्द के बारे में एक नोट लिखा देता हूँ आपको मैं, तो उस नोट को देखें। नोट है, नोट एक नोट है खेल शब्द के बारे में। खेल शब्द में जातिवाचक, खेल शब्द में जातिवाचक व भाववाचक, खेल शब्द में जातिवाचक व भाववाचक दो प्रकार की संज्ञाएं होती है। खेल शब्द में दोस्तों कितने प्रकार की संज्ञा होती है? खेल शब्द में दो प्रकार की संज्ञा होती है। यदि इस शब्द का प्रयोग, यदि इस शब्द का प्रयोग, इस शब्द से मतलब खेल, खेल शब्द का प्रयोग, यदि इस शब्द का प्रयोग खेलों के नाम को प्रकट करने में, खेलों के नाम को प्रकट करने में, खेलों के नाम को प्रकट करने में यदि इस शब्द का प्रयोग खेलों के नाम को प्रकट करने में हो रहा हो तो उसे, हो रहा हो तो, खेलों के नाम को प्रकट करने में हो रहा हो तो वहाँ इसे जातिवाचक संज्ञा माना जाता है। तो वहाँ इसे जातिवाचक संज्ञा माना जाता है। जातिवाचक संज्ञा माना जाता है। कहाँ पर जातिवाचक माना जाएगा? खेलों के नाम को प्रकट करने में प्रयोग हो रहा हो, लिखा है खेलों के नाम को प्रकट करने में, यदि खेलों के नाम को प्रकट करने में हो रहा हो तो वहाँ उसमें जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। और यदि यदि इस शब्द को खेलने के तरीके को प्रकट करने, इस शब्द को खेलने के तरीके को प्रकट करने, खेलने के तरीके को प्रकट करने में हो रहा हो तो वहाँ इसे
वहाँ इसे भाववाचक संज्ञा माना जाता है। भाववाचक संज्ञा माना जाता है। दोस्तों ये विशेष बात थी, आपको ये विशेष बात हमने लिखवा भी दी है। विशेष बात क्या है, हमने लिखा कि खेल शब्द में जातिवाचक और भाववाचक, खेल शब्द में दो संज्ञाएं होती हैं, जातिवाचक भी होती है और भाववाचक भी होती है। दो प्रकार की संज्ञाएं होती है। यदि इस शब्द का प्रयोग खेलों के नाम को प्रकट करने में हो रहा हो, अर्थात खेलों का नाम बताया जा रहा हो, तो वहाँ पर तो जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे खो खो, कबड्डी, ये खेलों का नाम बता दिया, तो वहाँ पर तो होगा जातिवाचक। तथा यदि इस शब्द को खेलने के तरीके को प्रकट करने में हो रहा हो, तो वहाँ इसमें भाववाचक संज्ञा मानी जाती है। कहाँ पर? जब खेलने के तरीके को प्रकट किया जाए। जहाँ पर खेलने के तरीके को प्रकट किया जाए वहाँ पर दोस्तों इसमें भाववाचक संज्ञा मानी जाती है। इसके कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। जो हमने आपको नोट लिखाया है, इस नोट को हमें कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। कुछ प्रश्न मैं आपको यहाँ पर लिखवा देता हूँ, ताकि ऐसा प्रश्न अगर परीक्षा में आए तो कभी भी गलत ना हो। तो अपने पास में पहला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 1 है कि खेल शब्द में संज्ञा है। दोस्तों खेल शब्द में संज्ञा है, तो खेल शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? तो देखिए, जो खेल शब्द है, खेल शब्द में भाववाचक संज्ञा मानी जाएगी। कौन सी? खेल शब्द में संज्ञा दोस्तों भाववाचक संज्ञा। खेल शब्द में संज्ञा कौन सी होगी? भाववाचक संज्ञा हो गई दोस्तों। इसी प्रकार से हम दूसरा प्रश्न और लेते हैं कि भारत में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं? भारत में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं? भारत में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं? अब यहाँ पर जो खेल शब्द है, इस खेल में दोस्तों आपको बतानी है कि इसमें संज्ञा कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा मानी जाएगी, क्योंकि खेल यहाँ पर कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा है दोस्तों। कौन कौन से खेल खेले जाते हैं? तो खेलने के तरीके प्रकट हो रहे हैं, तो खेलने के तरीके नहीं, खेलों के नाम प्रकट हो रहे हैं। तो जहाँ पर खेलों के नाम प्रकट हो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। तो भारत में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं? खेल मतलब हम क्या पूछ रहे हैं? यहाँ पर पूछा जा रहा है, खेलों के नाम पूछे जा रहे हैं कि भारत में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, खेलों के नाम पूछे जा रहे हैं। इस कारण से यहाँ पर संज्ञा कौन सी आएगी? यहाँ पर संज्ञा आएगी दोस्तों जातिवाचक संज्ञा आएगी। क्यों? हमने लिखा था क्या? खेल शब्द में जातिवाचक भाववाचक दोनों प्रकार की संज्ञा होती है। यदि इस शब्द का प्रयोग खेलों के नाम को प्रकट करने में हो रहा हो तो वहाँ जातिवाचक। तो खेलों का नाम यहाँ पूछा गया है, भारत में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, इसलिए यहाँ पर संज्ञा आ गई दोस्तों अपने पास में जातिवाचक संज्ञा। और अपने पास में एक और उदाहरण देता हूँ, मैं लिखता हूँ सचिन का खेल निराला है। सचिन का खेल निराला है। मैंने प्रश्न लिखा है सचिन का खेल निराला है। यहाँ पर दोस्तों जो खेल शब्द है, इस खेल में आपको संज्ञा बतानी है। तो इस खेल में क्या है? खेलने के तरीके की बात चल रही है। सचिन का खेल निराला है, तो खेलने का तरीका बताया जा रहा है। जहाँ पर तरीका बताया जाए वहाँ पर दोस्तों क्या होगा? वहाँ पर संज्ञा होगी भाववाचक संज्ञा। वहाँ पर संज्ञा होती है दोस्तों भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार से अब हमें कुछ अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं कि कुछ अव्यय शब्द अपने सामने आ रहे हैं और उन अव्यय शब्दों से हमें भाववाचक संज्ञा शब्द बनाकर देखते हैं कि किस प्रकार से बनते हैं। तो अपने पास में है
भाववाचक संज्ञा शब्दों की बात चल रही है। पास आता है अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा। अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा। अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अव्यय। यहाँ पर तो आ जाएगा अव्यय शब्द। इधर क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा प्रत्यय। इधर आ जाएगा भाववाचक संज्ञा शब्द। भाववाचक संज्ञा शब्द। अब देखिए जैसे अपने पास में एक अव्यय आता है, अव्यय है निकट। कौन सा अव्यय है? अव्यय है निकट। इसमें दोस्तों हमने जोड़ दिया ता प्रत्यय, और ता प्रत्यय जोड़ने से शब्द बन गया निकटता। अपने पास शब्द निकल के आया निकटता। ऐसे ही एक और शब्द है समीप। समीप में मैंने जोड़ दिया ये प्रत्यय, और समीप में ये प्रत्यय जोड़ने से शब्द बन गया सामीप्य। क्या बन गया? सामीप्य। ऐसे ही दोस्तों एक और अव्यय शब्द है नज़दीक। क्या है? नज़दीक। अब देखिए नज़दीक में मैंने जोड़ दिया ई प्रत्यय, और शब्द बन गया नज़दीकी। क्या बन गया? नज़दीकी। तो ये हमने क्या बनाया? यानी बनाया अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए। ये अव्यय शब्द थे, और इन अव्यय शब्दों से हमने इनमें प्रत्यय जोड़ा, और प्रत्यय जोड़ने के बाद में हमने क्या करा? भाववाचक संज्ञा शब्द बना दिए। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा शब्द भी होते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। कुछ स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा शब्द हैं, तो वो कौन कौन से हैं आज थोड़ी उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। हम लिख रहे हैं स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा शब्द। स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा शब्द। स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा शब्द, इनकी बात कर लेते हैं कि स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा शब्दों की बात करें तो जैसे मान लीजिए सुख है, दुख है, जीवन है, मरण है, मृत्यु है, प्यार है, स्नेह है, प्रेम है, नींद है, रोग है, ये सभी क्या है? ये सभी स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा शब्द माने जाते हैं। तो इनकी बात करते हैं अपन। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ एक बार, यहाँ से लिख रहे हैं हम कौन कौन से स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा शब्द। तो उनकी बात करें तो सुख दुख है, सुख है, दुख है, सुख आ गया, दुख आ गया है, जीवन आ गया, मरण आ गया, जीवन आ गया, मरण आ गया, जन्म आ गया, मृत्यु आ गए, जन्म मृत्यु, जन्म है, मृत्यु है, और उसके अलावा जैसे प्रेम प्यार है, प्यार है, और इसके अलावा जैसे स्नेह है, नींद है, रोग है, स्नेह है, नींद है, रोग है। तो ये सभी क्या है? ये स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा शब्द हैं दोस्तों। अब देखिए जहाँ पर स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा शब्द हैं, इनको हम किस प्रकार से बनाते हैं तो इनकी बात कर लेते हैं। यदि इन शब्दों के साथ किसी प्रत्यय का प्रयोग कर दिया जाता है तो वह शब्द विशेषण शब्द माना जाता है। अर्थात इनके साथ में यदि हम किसी प्रत्यय को लिख देंगे तो प्रत्यय को लिखने से क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर विशेषण शब्द बन जाएगा। देखिए मैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि अपने पास में शब्द आता है, यह है भाववाचक संज्ञा शब्द है। क्या आ गया? भाववाचक संज्ञा शब्द है। इधर दोस्तों क्या है? इधर वही अपने पास में आ गया प्रत्यय। पहले क्या लिखा? पहले लिखा भाववाचक संज्ञा शब्द, फिर मैंने लिख दिया प्रत्यय, और उसके बाद में क्या लिखेंगे? विशेषण शब्द। हमें बनाना क्या है? हमें बनाना है दोस्तों विशेषण शब्द बनाना है। अब देखिए विशेषण शब्द कैसे बनाते हैं। हमारे पास में भाववाचक संज्ञा शब्द हैं,
तो भाववाचक संज्ञा शब्द अपने पास में आ रहा है। पहला है सुख। सुख। अब देखिए सुख में अपन जोड़ेंगे ई प्रत्यय और दोस्तों विशेषण शब्द बन गया सुखी। सुख में ई प्रत्यय जोड़ दिया, शब्द बन गया सुखी। ऐसे ही मान लीजिए हमने शब्द लिखा दुख और दुख में भी हमने ई प्रत्यय जोड़ दिया और शब्द बन गया दोस्तों अपने सामने दुखी। दुख में ई प्रत्यय जोड़ा, शब्द बन गया दुखी। ऐसे ही देखिए शब्द लिख दिया प्रेम और प्रेम में ई प्रत्यय जोड़ा और शब्द बन गया प्रेमी। क्या बन गया? प्रेमी। इस प्रकार से दोस्तों हमने ये संज्ञा देखी। वैसे हमने आपको शुरुआत में ये बताया था कि संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। देखिए दोस्तों वैसे तो हिंदी के अंदर संज्ञा है वो 3 ही प्रकार की होती है मुख्य रूप से तो, लेकिन कुछ अन्य भेद भी मानते हैं क्योंकि अंग्रेजी व्याकरण के अंदर संज्ञा के 5 भेद माने जाते हैं। इसलिए हमारे हिंदी में भी कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद और स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार से हम अन्य भेदों की बात कर लेते हैं तो संज्ञा के 2 अन्य भेद आ जाते हैं और वो जो अन्य भेद आएंगे दोस्तों वो जातिवाचक संज्ञा में ही सम्मिलित किए जाते हैं। यदि कंपटीशन की जो परीक्षाएं होती हैं उन परीक्षाओं में अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है तो देखिए उसको हम किस प्रकार से हल करेंगे वो आपके सामने मैं विस्तार से बता देता हूँ। अब अपने पास में आता है संज्ञा के अन्य भेद। संज्ञा के हम अन्य भेदों की बात कर लेते हैं कि संज्ञा के अन्य भेद कौन कौन से होते हैं और वो भेद किस में शामिल किए जाते हैं। मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि जो संज्ञा के अन्य भेद हैं वो जातिवाचक संज्ञा में ही माने जाते हैं। तो हम लिख रहे हैं संज्ञा के अन्य भेद। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? संज्ञा के अन्य भेद पढ़ रहे हैं हम। संज्ञा के अन्य भेद पढ़ रहे हैं। संज्ञा के अन्य भेद कितने होते हैं? संज्ञा के अन्य 2 भेद होते हैं दोस्तों। अंग्रेजी व्याकरण में संज्ञा के 5 भेद माने जाते हैं। इस आधार पर हिंदी व्याकरण में भी कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद और स्वीकार करते हैं और वो है पहला द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा समुदायवाचक संज्ञा। पहला आता है द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरी संज्ञा आती है समुदायवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं मटेरियल नाउन, MEATERIALNOUN, मटेरियल नाउन। और समुदायवाचक को कहते हैं कलेक्टिव नाउन, COLLECTIVE, कलेक्टिव नाउन, NOUN, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो देखिए एक तो आ गया द्रव्यवाचक संज्ञा, इसको बोलते हैं मटेरियल नाउन, और दूसरा समुदायवाचक संज्ञा, ये बोलते हैं इनको कलेक्टिव नाउन। तो देखिए दोस्तों ये जो भेद है ये भेद किसका है? ये भेद है जातिवाचक संज्ञा के। जातिवाचक संज्ञा के उपभेद हैं ये जातिवाचक में माने जाते हैं। अर्थात ये जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद हो गए हैं। इस प्रकार से संज्ञा के 2 अन्य भेद हो गए, द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। अब हम ये देखते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा कहाँ मानी जाती है, किसमें द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। तो दोस्तों अपन पहले पढ़ रहे हैं संज्ञा नंबर 1 और वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। पहली संज्ञा अपने पास आती है द्रव्यवाचक संज्ञा, इंग्लिश में बोलते हैं मटेरियल नाउन। तो देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा कहाँ होती है? ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी पदार्थ विशेष के नाम को प्रकट करते हैं उनमें द्रव्यवाचक संज्ञा मानी जाती है। मैंने क्या बोला? दोबारा बोल रहा हूँ, ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी पदार्थ विशेष के नाम को प्रकट करते हैं उनमें द्रव्यवाचक संज्ञा मानी जाती है। मैं लिख देता हूँ एक बार इसको, ऐसे संज्ञा शब्द, ऐसे संज्ञा शब्द, ऐसे संज्ञा शब्द जो ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी पदार्थ के नाम को प्रकट करते हैं, अर्थात पदार्थ विशेष के नाम को प्रकट करते हैं, पदार्थ विशेष के नाम को प्रकट करते हैं, पदार्थ विशेष के नाम को प्रकट करते हैं
अर्थात ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी पदार्थ विशेष के नाम को प्रकट करते हैं उनमें द्रव्यवाचक संज्ञा मानी जाती है। उनमें द्रव्यवाचक संज्ञा मानी जाती है। पदार्थों के नाम हैं वो द्रव्यवाचक में शामिल किए जाएंगे दोस्तों। अब देखिए उदाहरण मैं लिख रहा हूँ क्योंकि उदाहरण लिखना बहुत ज़रूरी है कि द्रव्यवाचक में कौन कौन से हैं दोस्तों। तो इसके उदाहरण आते हैं जैसे घी। घी में कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक है। दूध में कौन सी है? दूध में भी द्रव्यवाचक है। तेल में भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। पानी में भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। और चांदी में दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, चांदी एक धातु है, इस कारण से चांदी में भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। सोना है, इसमें भी द्रव्यवाचक है। पारा है, इसमें भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। और देखिए दोस्तों लोहा है, लकड़ी है, लोहा है, इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा है। ध्यान देने की बात यह है, आपसे पूछ लिया जाए कि लोहा में कौन सी संज्ञा है, तो दोस्तों लोहा वैसे तो द्रव्य नहीं होता, लेकिन ये धातु होने के कारण इसको द्रव्यवाचक संज्ञा में शामिल किया जाएगा। और देखिए इसके अलावा लकड़ी है, लकड़ी भी द्रव्यवाचक संज्ञा में सम्मिलित होती है, ये बात ज़रूर ध्यान रखें। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये गैसें हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सभी उदाहरण हैं। वो किसके हैं दोस्तों? ये सभी उदाहरण हैं अपने पास में द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण माने जाते हैं। तो अपनी संज्ञा के अन्य भेद पढ़ रहे थे, संज्ञा के अन्य भेदों में हमने एक पढ़ लिया और वो है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको मेटेरियल नाउन भी कहते हैं। और मैंने लिखा कि द्रव्यवाचक संज्ञा कहाँ होती है, तो ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी पदार्थ विशेष के नाम को प्रकट करते हैं उनमें द्रव्यवाचक संज्ञा मानी जाती है। जैसे घी, दूध, तेल, पानी, चांदी, सोना, पारा, लोहा, लकड़ी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सभी में द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब अपने पास में संज्ञा का दूसरा भेद आता है, हम पढ़ रहे हैं अन्य भेदों में, और अन्य भेदों में पहला भेद हमने पूरा कर लिया और दूसरा भेद अपने पास में आता है समुदायवाचक संज्ञा। दूसरा भेद आता है दोस्तों समुदायवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा, ये दूसरे भेद की बात कर रहे हैं। समुदायवाचक संज्ञा कहाँ होती है दोस्तों? तो देखिए ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी समूह की स्थिति को प्रकट करते हैं उनमें समुदायवाचक संज्ञा मानी जाती है। तो देखिए मैं लिख देता हूँ, ऐसे संज्ञा शब्द, ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी, ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी समूह, ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी समूह की स्थिति को प्रकट करते हैं, समूह की स्थिति को प्रकट करते हैं, समूह की स्थिति को प्रकट करते हैं, उनमें समुदायवाचक संज्ञा मानी जाती है। उनमें समुदायवाचक संज्ञा मानी जाती है। समुदायवाचक संज्ञा मानी जाती है, अर्थात समूह की बात होती है, वहाँ पर समुदायवाचक संज्ञा होगी। इसके कुछ उदाहरण बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए भीड़ है, भीड़ है, दल है, भीड़ हो गई, दल हो गया। और जैसे टीम, गिरोह, झुंड, ढेर, टीम हो गया, गिरोह हो गया, और जैसे मान लीजिए झुंड हो गया। ये क्या है दोस्तों? ये समूह की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर समुदायवाचक संज्ञा है। और इसके अलावा बात करें, समाज है, मंडली है, समाज आ गया, मंडली आ गई। इन सभी में क्या है? इन सभी के अंदर समुदायवाचक संज्ञा मानी जाएगी। परिवार है, संसद है, कक्षा है, परिवार है, संसद है, कक्षा है, सेना है आदि। तो दोस्तों इन सभी के अंदर क्या है? इन सभी में समुदायवाचक संज्ञा, क्योंकि ये झुंड है, भीड़, भीड़ में भी क्या है? झुंड है, समुदायवाचक संज्ञा मानी जाती है। इसमें भीड़, दल, टीम, गिरोह, झुंड, समाज, मंडली, परिवार, संसद, कक्षा, सेना आदि, इन सभी के अंदर दोस्तों अपने पास में क्या है? इन सभी के अंदर समुदायवाचक संज्ञा मानी जाती है। तो इस प्रकार से हमने आज देखा है, हमने आज क्या देख लिया?
हमने आज दोस्तों देखा संज्ञा के अन्य भेद भी देख लिए हैं। अब हमें ये हमारा था दूसरा पार्ट, संज्ञा का दूसरा पार्ट था। और दोस्तों संज्ञा के अभी भी कुछ विशेष नियम रह गए हैं, उनको हमें पार्ट 3 में देखेंगे। यदि मेरे द्वारा आपको ये जो जानकारी दी गई है संज्ञा के बारे में, यदि आप इस जानकारी से संतुष्ट हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें। यदि आपकी कोई समस्या है तो आप कमेंट अवश्य करें ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं।